स्टूडेंट्स, आज हम मिले हैं नीट 2021 का पेपर सॉल्व करने के लिए। सो बच्चों, आज आपने पेपर दिया है, चेक कर लेते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। आई होप बहुत अच्छा पेपर गया होगा बच्चों, सिंपल पेपर था। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना बातें किए हुए नीट 2021 का पेपर केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा आपको ब्लरी दिखेगा, है ना, किसी बच्चे से पेपर लेके इसको स्कैन करके दिया है। ठीक है, तो दिख जाएगा। हालांकि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से गलत कौन सा है बच्चों? फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। तो बच्चों, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं एक्टिनियम के बाद में आने वाले। तो आपको पता है कि 89 के बाद की अगर मैं बात करूं या मैं 92 के बाद की बात करूं, तो 92 के बाद तो सारे ही क्या है, मैन मेड एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना। सारे एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, गलत पूछा है। एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो बच्चों, लैंथेनॉइड के नीचे आता है एक्टिनॉइड, तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से ज़्यादा कंट्रैक्शन किस में मिलेगा, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन में। देन मोस्ट ऑफ द ट्राईवेलेंट लैंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में लैंथेनॉइड के ट्राईवेलेंट आयन यानी कि Ln+3 आयन ये कलरलेस होते हैं। तो बच्चों, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होते ही है ऑर्बिटल में, है ना। अगर आपने ट्राईवेलेंट अगर देखा तो लैंथेनॉइड में 6s2, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अगर डी में एक्स्ट्रा है तो वहाँ से निकाला, अदरवाइज F से निकाला। लेकिन बाकी F तो पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो उसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो तो FF ट्रांजिशन भी होता है, जैसे DD ट्रांजिशन होता है, सिमिलरली FF ट्रांजिशन होता है। तो F में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं। लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल है। तो बच्चों, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एंड एनाल्जेसिक। तो बच्चों, एस्पिरिन आपको पता है ना, बॉडी टेम्परेचर को डाउन करने के टाइम, बुखार के टाइम बॉडी टेम्परेचर को लोअर करता है, कम करता है। और पैरासिटामोल बुखार की दवाई है। तो ये नार्कोटिक मतलब जिनको लेने से हम एडिक्ट हो जाते हैं, उनको लेने की बार बार आदत पड़ जाती। तो ऐसा तो कुछ नहीं। एनाल्जेसिक जरूर है, पेन किलर जरूर है, लेकिन नार्कोटिक तो नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। देन मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो मॉर्फिन और हेरोइन क्या है, अफीम के प्रोडक्ट्स है, ओपियम पॉपिस से मिलते हैं। तो अफीम वाला प्रोडक्ट अगर बार बार लेंगे तो आदत पड़ जाएगी, दे आर एडिक्टिव ड्रग्स, है ना। तो हम कहेंगे दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, उल्टा लिख दिया है ना। एस्पिरिन और पैरासिटामोल नार्कोटिक नहीं है, नॉन नार्कोटिक है, नॉन एडिक्टिव ड्रग्स है, इनको लेने से आदत नहीं पड़ती है, लेकिन इनको लेने से आदत पड़ जाती है। तो बच्चों, स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। तो बच्चों, हमारा कोड P चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 53 है एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ऑर्डर गिवन एज। तो बच्चों, आपको दिया है कि HF से बढ़िया एसिड HCl है, HCl से अच्छा एसिड HBr है, और HBr से भी अच्छा एसिड HI है। तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है ना। और ये कह रहा है स्टेटमेंट 2, एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases, so the acid strength increases। तो बात तो ये भी सही है। HF से नीचे जाएंगे HCl, मतलब HS तो सेम है, फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन और उससे बड़ा साइज आयोडीन। तो बच्चों, जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ेगा, एलिमेंट्स के बीच की दूरी बढ़ेगी। अब एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रोटॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है।
स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, तो यहाँ आपका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 2. Which one of the following is correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole ideal gas? तो बच्चों आइडियल गैस के लिए आपने मेयर फॉर्मूला पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, है ना, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है R. तो सिंपल फॉर्मूला पूछा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों इट विल बी ऑप्शन 3. Cp माइनस Cv की वैल्यू होती है R. Now question number 55, the correct option for the number of body centered unit cell in all 14 types of Bravais lattice unit cell is. तो बच्चों टोटल क्रिस्टलाइन सिस्टम कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम. अब हर एक में आपको पता है कि यूनिट सेल नहीं बनती है ना, मतलब सारी यूनिट सेल अगर किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में बने तो ऐसा नहीं. जैसे मैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करूं तो उसमें चारों बनती, उसमें सिंपल क्यूबिक भी बनती है, उसमें एफसीसी भी बनती है, उसमें बीसीसी भी बनती है और उसमें एससीसी भी बनती है. तो ऑर्थोरोम्बिक में तो बीसीसी मिलेगी. फिर पहला एग्जांपल आपने पढ़ा होगा क्यूबिक NaCl का, है ना. NaCl वाले में ईसीसी नहीं बनती है, क्यूबिक में ईसीसी नहीं बनती है, लेकिन एससीसी एफसीसी बीसीसी बनती. तो बीसीसी मुझे क्यूबिक में मिलेगी, बीसीसी मुझे ऑर्थोरोम्बिक, माचिस एग्जाम्पल पढ़ा होगा मैच बॉक्स, है ना, वहाँ पे भी मिलती है. और सेकेंड था टेट्रागोनल, डस्टर जिसे बोलते थे, हिंदी में बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष, है ना, चतुष्कोणीय. तो टेट्रागोनल में भी बीसीसी यूनिट सेल बनती. तो हम कहेंगे टोटल 7 में से 3 जगह ही ऐसा होता है कि बीसीसी यूनिट सेल बने. तो यहाँ हमारा आंसर होगा बीसीसी यूनिट सेल के लिए ऑप्शन 3. नाउ अमंग द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवलेंट एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो बच्चों 4 ऑप्शन है, बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है, अब क्लोराइड तो सेम है, यानी बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और मैग्नीशियम सारे ग्रुप 2 के हैं. अब आपसे पूछा कोवलेंट कौन है, सहसंयोजक कौन है, और कार्बनिक विलायक मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन घुला है. तो मुझे इन चारों में क्या करना है, मोस्ट कोवलेंट एलिमेंट को ढूंढना है, क्योंकि Cl तो सेम. तो बच्चों ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर, तो बेरिलियम सबसे छोटा है. अब लगाओ फेजान रूल. फेजान रूल कहता है स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर. कैटायन जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. तो भाई सबसे छोटा तो मुझे पता है बेरिलियम, बाकी तो Cl है. तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है मोस्ट कोवेलेंट. तो हम कहेंगे मोस्ट कोवेलेंट विल बी बेरिलियम क्लोराइड, ऑप्शन 1. Now, tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particle? तो बच्चों हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3. अब ट्रिटियम जो है वो कौन सा पार्टिकल एमिट करता है? तो बच्चों ट्रिटियम होता है 1H3. ट्रिटियम होता है 1H3. ये एमिट करता है बीटा पार्टिकल. ये याद रखना है, एनसीईआरटी में है बच्चों चैप्टर हाइड्रोजन. अब अगर ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो ये बनाएगा क्या, तो बच्चों ये बनाएगा 2 हीलियम 3. हालांकि अनस्टेबल है बट ये भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, तो ये बीटा पार्टिकल को ही एमिट करता है. सो करेक्ट आंसर हियर विल बी बीटा पार्टिकल. नाउ द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस. तो बच्चों डायरेक्ट थियरी में से मेटलर्जी वाला चैप्टर है क्लास 12, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना. तो अब उसमें हम क्या देखते हैं कि आयरन मेटलर्जी. अब आयरन मेटलर्जी के लिए खड़ी फर्नेस जो होती है ना, इस तरह की स्टैंडिंग फर्नेस जिसे हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस. सबसे नीचे हम कोक कोयला जलाते हैं, 1200 केल्विन के आसपास टेम्परेचर. जैसे जैसे ऊपर बढ़ते तो टेम्परेचर बढ़ता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर जो ब्लास्ट फर्नेस में अचीव होता है दैट इज अप टू 2200 केल्विन. तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2200 केल्विन. BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom respectively are. तो बच्चों BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है, लुइस एसिड है, यहाँ तक भी ठीक है.
अब अगर मैं BF3 की बात करूं तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड कितने दिखे, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड 3। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों काम में ले लिए, तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर 3 है ना। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों काम में ले लिए, कुछ नहीं बचा, तो लोन पेयर 0। अब बच्चों नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या होता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स ऑर्बिटल्स बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 3 + 0 यानी 3। तो बच्चों 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब पहला ऑर्बिटल होता है s, फिर p, फिर मुझे तो 3 काम में लेने s p p, तो मैं कहूँगी हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ sp2। अब क्या चाहिए हमें, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये बोरॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखे होंगे, तो सेंट्रल एटम के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइब्रिडाइजेशन है sp2। सो करेक्ट आंसर विल बी sp2 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों ये एल्कीन है, HBr है, सीधी सी बात है, मार्कोनिकॉव लगाना है कि नहीं लगाना है, तो हम देखेंगे HBr पे तो लगता है, साथ में पेरोक्साइड थी, तो बच्चों ये O2 है ना, ये क्या है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड ही तो है, C6H5C डबल बॉन्ड हो। आपको पता है O सिंगल बॉन्ड O आते ही पेरोक्साइड, O सिंगल बॉन्ड O आते ही क्या हो गया, पेरोक्साइड, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो बच्चों पेरोक्साइड आते ही हम कहेंगे भाई एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा। अब एंटी मार्कोनिकॉव का उल्टा करना है, तो एंटी मार्कोनिकॉव Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। बस मार्कोनिकॉव के अगेंस्ट चलो, तो यहाँ H और यहाँ Br चेक करो, ये तो गलत हो गया, तीसरा तो ऐसे ही मैच नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ Br आना चाहिए, ये रहा, ठीक है, 3 कार्बन आपके ये रहे, फिर यहाँ CH2, ठीक है, देन CH2 और Br, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, तो बच्चों मेरे हिसाब से सीधा बोर्ड की NCERT बुक से उठाया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन, डेटा भी चेंज नहीं है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 126.45, 426.16 and 91 Simon centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of acetic acid at infinite dilution. Choose the right option for your answer. तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वीडियो भी डाल रखा है जिसमें NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, उसमें सेम क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, एज इट इज, करना कुछ भी नहीं है। आपको पूछा है कि 3 मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, चौथी फाइंड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए। तो बच्चों देखो कौन कौन सी कंडक्टेंस है, NaCl, HCl और CH3COONa, ठीक है। तो हम कह रहे हैं हमारे पास है लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, ओके, दूसरी है HCl और तीसरी है CH3COONa, ठीक है। अब आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस होती है कंडक्टेंस, आयंस की कंडक्टेंस का सम, यानी लैम्डा इन्फिनिटी NaCl होगा Na+ की कंडक्टेंस और Cl- की कंडक्टेंस। लैम्डा इन्फिनिटी HCl क्या होगा बच्चों, H+ की कंडक्टेंस और Cl- की कंडक्टेंस। और लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम एसिटेट क्या होगा, तो मैं कहूँगी CH3COO- और Na+, इसकी कंडक्टेंस। अब वैल्यूज चेक कर लेते हैं बच्चों। तो वैल्यूज है 126.45, 426.16। तो बच्चों 126.45, 426.16 और कितना है 91, ओके, सो 91। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। अब आपसे कह रहा है कि आप एसिटिक एसिड CH3COOH की कंडक्टेंस को क्या कर लो, फाइंड कर लो,
ठीक है, आपको एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस फाइंड करनी। तो बच्चों आपको चाहिए लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड, और ये आपको कैसे मिलेगा? तो हम कहेंगे हमें कहीं से एसीटेट की कंडक्टेंस मिल जाए और H+ की कंडक्टेंस मिल जाए, ऐड कर देंगे तो आ ही जाएगा। अब देखो एसीटेट आयन ये रहा इक्वेशन 3, लेकिन Na एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं एक्स्ट्रा रहने दो। H आयन ये रहा इक्वेशन 2, लेकिन Cl एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, यानी इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो बच्चों जैसे ही मैं इनको ऐड करती हूँ NaCl एक्स्ट्रा हो जाता है। NaCl ये रहा मेरे पास, है ना, तो मुझे इक्वेशन 1 को माइनस कर देना चाहिए। अब आप सॉल्व करो, तो भाई इक्वेशन 2 तो है 426.16, इक्वेशन 3 है बच्चों 91, माइनस क्या करना है 126.45, ठीक है। तो 426 में से 126 माइनस करोगे तो 300 तो और आ जाएगा, और 391 और थोड़ा बहुत सेट कर लो, तो मेरे हिसाब से आंसर तुम्हारा आएगा 390 के अराउंड साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब चेक कर लो 390 के अराउंड कोई ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो 390 वाला ऑप्शन करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों 62, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, a particular station of All India Radio New Delhi broadcast on frequency of 1368 kilohertz। तो frequency दे रखी है। The wavelength of electromagnetic radiations emitted by the transmitter is, speed of light भी दे रखा है। तो बच्चों frequency भी दे रखी है, speed of light भी दे रखी है। देखो frequency न्यू 1368 किलो मतलब क्या होता है 1000 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ लाइट कितना है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट तो याद ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है लैम्डा पूछा है, तो बच्चों न्यू इक्वल्स टू C/λ। C कितना है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1368 × 10⁻³ सॉल्व कर लो उसको, है ना, 10⁻³ और 10⁸ 10⁵ आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो 290 के आसपास क्या आएगा आपका आंसर आएगा, है ना। लैम्डा फाइंड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, लैम्डा फाइंड करना है तो C/न्यू, ठीक है, न्यू दिया हुआ है, C दिया हुआ है, लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा विल बी C/न्यू। C स्पीड ऑफ लाइट है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो 290 और लैम्डा मीटर में, है ना। तो चेक करें तो आपको जो आंसर मिलेगा 219, सॉरी नॉट 219, सॉल्व करोगे तो इसको आंसर मिलेगा आपको 219 के अराउंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 219, है ना। और एग्जैक्ट आंसर सॉल्व करना है बच्चों तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक अच्छा दो ऑप्शन आपको करेक्ट दे रखे, तो 219.2 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत कम डिफरेंस है देखो डेटा के अंदर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अब बच्चों मेटल डिस्प्लेसमेंट, अभी इसको गर्म कर रहे हो लेड नाइट्रेट, तो ये तो डीकम्पोज हो रहा है, यहाँ तो कोई मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना। मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक मेटल दूसरे को क्या करेगा रिमूव करेगा। फिर KClO3 तो ये डीकम्पोज हो रहा है। नाउ Cr2O3 में एल्यूमिनियम मिला है, तो एल्यूमिनियम ने क्या किया क्रोमियम को डिस्प्लेस किया और मेटल डिस्प्लेस हुआ ना क्रोमियम। अब नेक्स्ट में देखो Fe तो मेटल है लेकिन डिस्प्लेस होके हाइड्रोजन आए, तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है ना। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन 3, ठीक है, एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? देखो चार ऑप्शन ध्यान से, यूरिया सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन या स्टार्च सॉल्यूशन। तो बच्चों टिंडल इफेक्ट प्रॉपर्टी है कॉलोइडल सॉल्यूशन,
तो पानी में यूरिया, नमक या ग्लूकोज डालेंगे तो ये तो गायब हो जाते, ये तो ट्रू सॉल्यूशन बनाते, है ना। और हम कहेंगे पानी में स्टार्च या स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी स्टार्च। स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नाउ नेक्स्ट, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म C4H10O। तो बच्चों C4H10O जो है ये है आपका CnH2n+2O, है ना, यानी ये फॉर्मूला अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर। अब अल्कोहल तो कॉर्नर पे होता है, उसमें मेटामेरिज्म नहीं होता है। मेटामेरिज्म के लिए शर्त है फंक्शनल ग्रुप बीच में होना चाहिए। तो बच्चों C4H10O ईथर लिख दूं, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, है ना। और मेटामेरिज्म में होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप बीच में रहेगा, लेफ्ट और राइट कार्बन नंबर चेंज होगा। तो यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 1। भाई C4H10O है, मैं इसका अल्कोहल भी बना सकती हूँ, ईथर भी बना सकती हूँ, है ना। अल्कोहल में तो फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर पे, मेटामेरिज्म शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप बाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 वैलेंसी या 2 वैलेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम उसके लेफ्ट राइट क्या कर सके, एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर सके। तो टोटल 4 कार्बन वाला ईथर तो मैंने डाई इथाइल ईथर बना दिया। अब ये कार्बन इधर भी तो शिफ्ट हो सकता है, तो ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है। C5H12 तो ये तो एल्कीन है, यहाँ तो नहीं है मेटामेरिज्म। C3H8O ये भी अल्कोहल है और ये इधर भी है, तो आपको इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन बच्चों 3 कार्बन होते तो मैं इसका मेटामर दूसरा कहाँ से लाऊं, लेफ्ट राइट अगर मैं शिफ्ट भी कर दूंगी कार्बन तो ये एज इट इज रहेगा। और C3H6O एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड में तो नहीं है, लेकिन फिर कीटोन तो 3 कार्बन वाला ही है, तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन 1। नाउ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है बच्चों, मैच करना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ओके। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो बच्चों पहला स्ट्रक्चर है, पहला कंपाउंड है PCl5। अब PCl5 में देखो P कितने बॉन्ड बनाएगा, तो हम कहेंगे PCl5 में P 5 बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों बॉन्ड पेयर 5, अगर 5 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर sp3d, और अगर sp3d है तो बच्चों ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम कहेंगे sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब PCl5 को तो मुझे इससे मैच करना है। नाउ SF6, तो बच्चों सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर 6, और 6 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। और ज्योमेट्री, तो 6 के लिए जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, तो SF6 को ऑक्टाहेड्रल से मैच करना है, PCl5 को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से, तो हम कहेंगे SF6 को ऑक्टाहेड्रल में मिलाओ। नाउ BrF3 और BF3, तो बच्चों BF3 तो बोरोन 3 ही तो बॉन्ड बना रहा, तो 3 बॉन्ड अभी देखा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर या sp2 मतलब ट्राइगोनल कोप्लेनर, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल कोप्लेनर, ओके। नाउ BrF5 पे अगर हम चले तो देखो ब्रोमीन क्या कर रहा है बच्चों, तो हम कह रहे हैं ब्रोमीन 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन तो हैलोजन है ना, हैलोजन के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते, 7 में से 5 यूज कर रहा है 5 बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2 बच गए, मतलब एक लोन पेयर बच गया। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, है ना, स्टेरिक नंबर से भी पढ़ सकते हो। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल 6, मतलब 6 ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई 6 में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आंसर sp3d2। अब sp3d2 का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन एक लोन पेयर है तो मुझे एक लोन पेयर तो सेट करना पड़ेगा, और इसी पे रखते हैं मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से।
तो बच्चों यहाँ हर जगह यही आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा इस तरह से, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका फ्लोरीन, है ना। तो ये स्क्वायर और एक पिरामिड बन रहा है, तो BrF5 का जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी स्क्वायर पिरामिड। अब आप मैच कर लो बच्चों, A4 होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गया, A4 तो नहीं, है ना। अब B, तो B ऑक्टाहेड्रल यानी B3 होना चाहिए, दोनों में चल रहा है। अब C, तो C1 होना चाहिए ये, और D क्या होना चाहिए 2, तो C1 और D2 यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन C, ठीक है। A आपका 4 हो गया, B जो है वो 3 हो गया, C जो है वो 1 हो गया और D जो है वो 2 हो गया, ठीक है। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज पे है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों एडिशन मतलब मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली ऐड होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl, अमोनिया, अल्कोहल, इनमें से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट नहीं होगा, कंटिन्यूसली ऐड होगा, तो आपको बोलना है एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब पहला ऑप्शन डेक्रोन, पॉलिस्टर, तो डेक्रोन में जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल को थैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो हम कहेंगे एलिमिनेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। टेफ्लॉन, तो बच्चों टेफ्लॉन जो होता है दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन, है ना, टेट्राफ्लोरोइथीन, और इसके N मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूसली कनेक्ट होते जाते। तो मुझे बताओ इसमें कोई छोटा मॉलिक्यूल तो बाहर नहीं आ सकता, तो ये एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन। सिमिलरली नाइलॉन 66 और नोवोलक, इनमें भी क्या होता है, एडिशन नहीं होके एलिमिनेशन होता है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें भी बाहर आ सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे नहीं भाई यहाँ तो नहीं होगा, सिर्फ करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी टेफ्लॉन। ओके, नाउ द RBC डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। तो बच्चों RBC मतलब एनीमिक होना, है ना। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से एनीमिक हो जाएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी विटामिन B12, ठीक है। टेबल बनी हुई NCERT में बच्चों, एज इट इज अगर आपने लर्न की हो तो सीधा आंसर दे सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिसॉल्व्स इन एल्किली। तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट में हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को सेपरेट करते हैं। लाइक 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो पहले तो ये HCl एलिमिनेट करेगा और कंपाउंड बनेगा RNHSO2 बेंजीन। अब अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो अभी भी इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, ये H, तो ये एल्केली से भी रिएक्ट कर जाएगा और अब ये बनाएगा क्या, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, यानी ये कंपाउंड जो है NaOH में सॉल्युबल है। लेकिन जब मैं 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करा दूं, अगर मैं हिंसबर्ग रिएजेंट से 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराऊं तो बच्चों रिएक्शन तो हो जाती है, ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। लेकिन अब इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, तो अगर आप इसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो इट विल बी इनसॉल्युबल। तो आपको ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें 1 डिग्री अमाइन है, तो आप चेक करें। पहला ऑप्शन देखो 3 डिग्री अमाइन है, दूसरा तो अमाइन ही नहीं है, नाइट्रो कंपाउंड है, तीसरा 2 डिग्री अमाइन है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। नाउ जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40 एंड हॉफियम एटॉमिक नंबर 72 have similar atomic radii and ionic radii because of। तो बच्चों डायरेक्ट उठाया है क्वेश्चन, अगर आप पोजीशन देखें पीरियोडिक टेबल में तो इट्रियम के बाद में आता है जिरकोनियम और लैंथेनम के बाद आता है हॉफियम। तो बच्चों ये है 4D और ये है 5D, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो अप टू डाउन एटॉमिक साइज बढ़ता है।
तो इट्रियम का साइज लैंथेनम से कम है, लैंथेनम बड़ा है, लेकिन जिरकोनियम हॉफनियम एटॉमिक साइज लगभग बराबर, क्योंकि बच्चों यहाँ गैप आ गया, ये 57 और 72, तो बीच में जो लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अचानक प्रोटॉन इतने ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये छोटा हो जाता है, और इतना छोटा हो जाता है कि इसकी रेडियस इसके बराबर है। तो जिरकोनियम हॉफनियम लगभग बराबर साइज है, चाहे एटॉमिक रेडियस चाहे आयोनिक रेडियस एक ही वजह, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड आकुंचन। नाउ इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज, तो बच्चों कितनी बार आ चुका है, ऐसा तो कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसे EDTA के बारे में नहीं पता होगा। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, तो बच्चों इथाइलिन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाइअमीन NH2 NH2, लेकिन टेट्रा एसीटेट लिखना है तो चारों वैलेंसी पे H हटा के एसीटेट लिखेंगे। सो इट विल बी CH2 COO माइनस, अगेन एसीटेट CH2 COO माइनस, अगेन एसीटेट, सो CH2 COO माइनस एंड CH2 COO माइनस। तो बच्चों इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, तो हम कहेंगे 4 ऑक्सीजन तो इसके डोनर एटम है माइनस वाले, और 2 नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम हो गया 6। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसमें डोनर एटम 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन है, यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। ठीक है, नाउ 72। तो बच्चों नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane is pent2ene. This product formation is based on, तो बच्चों 2-bromopentane की अगर मैं बात करूं, लाइक 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो है, ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो बच्चों एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, तो यहाँ से तो ब्रोमो जाएगा। अब हाइड्रोजन तो बीटा ये भी है और हाइड्रोजन बीटा ये भी है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी 2 पेंटीन, और यहाँ से जाएगा तो 1 पेंटीन, ये लेसर होगा। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2ene। तो बच्चों ये कौन सा रूल है कि more symmetric alkene will be major product? अगर किसी हेलो एल्केन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, है ना, मतलब हाइड्रोजन भी जाए हेलोजन भी जाए तो 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, 2 एल्कीन बनने की संभावना है, तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जो ज़्यादा सिमेट्रिक है। ऐसा किसने कहा था? ये कौन सा रूल है? तो बच्चों ये रूल है सैडजिफ रूल। सीधे सीधे NCERT क्वेश्चन से, इवन मैं कह दूं पूरा पेपर NCERT से उठाया हुआ है। सो दिस विल बी सैडजिफ रूल। नाउ an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और हाइड्रोजन का 1। तो बच्चों आपने क्लास में क्वेश्चन किए होंगे इस तरह से कि एक एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज यानी वेट ले लेते हैं, तो 78% वेट तो है कार्बन और हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 100 - 78 कर दो, मीन्स इट विल बी 22। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, मोल्स निकालें, तो मोल हो गया 78 डिवाइडेड बाय 12 और 22 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो हो गया 6.5 एंड दिस इज 22। अब आपको सिंपल रेशियो निकालना था, ठीक है, तो बच्चों सिंपल रेशियो में क्या होगा, तो हम कहेंगे इनमें से जो छोटी संख्या है, स्मॉलर डिजिट है, उसको दोनों में डिवाइड कर दूं ताकि एक चीज़ तो 1 हो जाए, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 1 और 22 अपॉन 6.5, तो दिस विल बी
22 डिवाइडेड, क्या हो रहा है, 22 डिवाइडेड बाय 6.5, दिस विल बी 3.38। ठीक है, तो बच्चों ये तो 1 और इसको लगभग हम मान लेते हैं 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछा है ना, देखो सारे ऑप्शंस में कार्बन 1 ही है ना, हम डबल करते ट्रिपल करते लेकिन ऑप्शंस में सब में कार्बन एक ही है, तो एक के रिस्पेक्ट में आंसर देना था, तो ये 1 और ये 3 होना चाहिए, 4 तो कर नहीं सकते क्योंकि 3.3 है, तो 1 और 3, तो बच्चों करेक्ट आंसर विल बी CH3। अभी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, है ना। देखो यहाँ जैसे इन्होंने CH2 कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, ये तो 78 और 100 में से 78 माइनस करने पे 22 आता है, इन्होंने 12 करके कर दिया। अभी 12 करोगे तो आंसर CH2 आए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना, बिल्कुल शांति से पेपर करना रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 74, द pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively. ठीक है, at T Kelvin, the correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate is, तो बच्चों एक तो है डाइमिथाइल अमाइन यानी कि वीक बेस, और एक है तुम्हारे पास एसिटिक एसिड यानी कि वीक एसिड। तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बनाया कौन सा, डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट। तो बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, उसका pH निकालो, तो pH का फॉर्मूला है pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb इफ देयर इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो हम कहेंगे हाँ वीक एसिड वीक बेस है, pKa pKb दोनों दे रखा है। ठीक है, तो 7 के आसपास ही आंसर रहता है, तो 7 प्लस हाफ। अब बच्चों pKa कितना है, तो देखो pKa एसिटिक एसिड का pKb 4.77 है ना, तो 4.77 माइनस हाफ pKb, तो pKb कितना है 3.27। ठीक है, अब देखो 4.77 का आधा करूंगी तो 3.27 से तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब आंसर 7 में कुछ ऐड करने पे आएगा। ठीक है, और बहुत कम डेटा, 8 तो होना ही नहीं है, डिवाइड करना है ना, तो हम कहेंगे आंसर जो मिलेगा दैट विल बी 7.75। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर स्टेट। तो बच्चों वेपर फेज में तो बेरिलियम क्लोराइड अपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, बेरिलियम क्लोराइड वेपर फेज में तो डाइमर बना के रहता है भाई, ये ऐसे ये डाइमर फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बना के रहता है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज, तो आपको बताना है सॉलिड स्टेट में क्या है और वेपर फेज में क्या है, तो चेन तो नहीं है। सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक चेन हो सकता है, होता है मतलब, और वेपर फेज में क्या होता है, तो भाई वेपर फेज में डाइमर है ना। तो अब देखो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, चौथा भी नहीं है क्योंकि वेपर में तो डाइमर होता है, तीसरा भी नहीं है, लीनियर कैसे बनाएंगे वेपर में, है ना। तो चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। तो बच्चों ये पार्ट 1, पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो समय की कमी रहते हुए मैंने आज फटाफट ये सॉल्व कर दिए। मिलते हैं अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।